तो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में जबरदस्त उलटफेर देखने को मिल रहा है और बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर टीआरएस अच्छा प्रदर्शन कर रही है। टीआरएस आगे निकली है, 57 सीटों पर टीआरएस आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 51 सीटों पर करीब पहुंच गई है टीआरएस के। और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब 37 सीटों पर है, यानी तीसरे नंबर पर। वही कांग्रेस चौथे नंबर पे 3 सीटों के साथ। पहले 4 सीटों पर आगे चल रही थी कांग्रेस, लेकिन 1 सीट का और नुकसान और 3 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। वही बात करें अगर बीजेपी और एआईएमआईएम की, तो अब फर्क जो है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। 51 सीटों पर बीजेपी आगे है, तो एआईएमआईएम अब 37 सीटों पर ही आगे चल रही है। मेरे सहयोगी राजकिरण हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही अभय दुबे हैं राजनीतिक विश्लेषक। जिस तरह की चर्चा चल रही थी वहां पर मुद्दों को लेकर और जो रुझान आ रहे हैं उसे लेकर, मैं अभय जी आपसे जानना चाहूंगी थोड़ा, अगर नॉर्थ और साउथ के पॉलिटिक्स को भी हम देखते हुए चलें, तो जिस तरह का कैंपेन, एक आक्रामक रुख अपनाया गया हैदराबाद में बीजेपी की ओर से, क्या ये उसका फायदा है जो सीधे तौर पर रुझानों में देखने को मिल रहा है? देखिए, चुनाव तो आक्रामक तरीके से ही लड़ा जाता है। जो पार्टियां बचाव यानी प्रतिरक्षात्मक तरीके से चुनाव लड़ती हैं वो चुनाव में कभी कामयाब नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ने में सिद्धहस्त है। हर पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, उसे हमलावर रवैया अपनाना ही पड़ता है। यहाँ मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की जगह राष्ट्रीय राजनीति में ले ली है। कांग्रेस हर क्षेत्रीय इलाके में जाकर वहां की क्षेत्रीय शक्तियों को चुनौती देती थी जी, और उसको राज्यों में भी प्रतिस्थापित करने की कोशिश करती थी। और कई जगह कामयाब भी होती थी, कई जगह कामयाब नहीं होती है। कांग्रेस तमिलनाडु में कामयाब नहीं हो पाती थी, लेकिन दूसरी जगहों पर कांग्रेस कामयाब होती थी। तो भारतीय जनता पार्टी अब ठीक वही काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि वो किसी भी राज्य के दायरे में वहां की क्षेत्रीय शक्ति के सामने इस बात को लेकर कभी भी समझौता नहीं करेगी कि हम आपको यहाँ पर खुला मैदान देते हैं, आप हमें केंद्र में खुला मैदान दीजिए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर राज्यों तक सब जगह अपना राजनीतिक दबदबा कायम रखना चाहती है, और इस मुहिम में वो जमकर लगी हुई है। अभी उसका निशाना तेलंगाना है, और मुझे पूरा यकीन है कि उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी वो तेजी के साथ काम कर रही है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर होगा। लेकिन मैंने इसीलिए पूछा था, मैं प्रदीप जी आपसे भी जानना चाहूंगी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कुछ जो बिल्कुल जो सीधे तौर पर जो अलग बातें सामने आती हैं, उतने हार्ड लाइन पर पॉलिटिक्स जैसे उत्तर भारत में होता है वैसे नहीं कहते कि दक्षिण भारत में होता है। लेकिन क्या वहां के मुद्दों को लेकर बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या चेंजेस आप क्या देख रहे हैं, ये समझाइए। नहीं, देखिए, आक्रामक इसलिए आपको लगता है कि जब कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, बीजेपी हो या कांग्रेस, वो राज्य में चुनाव लड़ने जाती है, तो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के हो या स्थानीय निकाय के चुनाव, तो राष्ट्रीय मुद्दों को भी लेकर जाती है। ऐसा नहीं होगा कि वो राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़ देगी और उनकी बात ही नहीं करेगी। राष्ट्रीय पार्टी जब भी किसी भी चुनाव में जाएगी तो वो एक मिश्रण लेकर जाएगी राष्ट्रीय मुद्दों का और स्थानीय मुद्दों का, उसमें एक संतुलन बिठाने की कोशिश करेगी। लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं वो टिके रहते हैं स्थानीय मुद्दों पर। अगर वो सत्ता में हैं तो उनके लिए मुश्किल और ज्यादा हो जाती है। इसलिए हो जाती है कि उनको अपने गवर्नेंस का जवाब देना पड़ता है। जैसे इस चुनाव में चंद्रशेखर राव को, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको बाढ़ में जो लोगों को परेशानी हुई और सरकार की ओर से अपेक्षित मदद नहीं मिली, उसका जवाब देना पड़ रहा है जी। कांग्रेस की बीजेपी ने आरोप लगाया कि जो 7 लाख 7.5 लाख मकान गरीबों के लिए बनाने का जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा नहीं किया। क्या ये फेलियर्स हैं? और इसके साथ कोविड-19 को लेकर भी लगातार आक्रामक रहे कि जिस तरह से निपटना चाहिए था महामारी से, वो फेलियर रहा गवर्नमेंट की तरफ से। क्या ये इश्यूज इतने अहम है, या फिर योगी आदित्यनाथ अगर कहते हैं कि नाम तो भाग्यनगर होना चाहिए, हैदराबाद नहीं होना चाहिए, क्या ये मुद्दे किस तरह से कोलाइड कर रहे हैं सर ये रुझानों में, वो समझना चाह रही हूं आपसे। देखिए, ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही उस पर आप देखिए रिएक्शन किस तरह का आया। इसका मतलब है कि लोग इस बात को सुनने के लिए तैयार थे, उनकी मनस्थिति बन चुकी है। यही बात अगर 5 साल या 7 साल पहले योगी आदित्यनाथ वहां जाकर कहते, उस तरह का समर्थन नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए
बीजेपी के संगठन का जो विस्तार हुआ उसने उसकी स्वीकार्यता बढ़ा दी है। इसलिए लोग सुनने को तैयार हैं, जो उसके साथ हैं उसका समर्थन करने को तैयार हैं। इसके साथ मिलता है सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं, सरकार की जो नाकामी है उसके मुद्दे हैं। और कोई भी सरकार हो, लोग ये अपेक्षा करते हैं कि कम से कम संकट के समय वो उनके साथ खड़ी होगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की बात भी लोगों को समझ में आई है, लेकिन अगर AIMIM की हम बात कर लें तो इसी हैदराबाद से हमने न जाने कितने हेट स्पीचेस सुने हैं। अभय जी, क्या अब AIMIM की वो बातें लोग उतना सुनने को तैयार नहीं है जितना कि योगी आदित्यनाथ की बात में कुछ अलहदा सुनने को मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा, इन सब की बातों को हैदराबाद में इस चुनाव में पहली बार सुना है। जो मजलिस है, तो मजलिस की भाषा शैली के हैदराबादी अध्यक्ष हैं और मजलिस का आधार क्षेत्र अलग है, भारतीय जनता पार्टी का आधार क्षेत्र अलग है। तो मजलिस की बात सुनने वाले उसकी बात अभी सुनते रहेंगे। ये मानना कि उनका आधार क्षेत्र उनकी बात सुनना बंद कर देगा, केवल भारतीय जनता पार्टी की बात सुनेगा, ये मेरे ख्याल से ये मानना उचित नहीं होगा। तो मजलिस का एक आधार क्षेत्र है, वो अपनी सीटें जीतती रहेगी। इस चुनाव में भी दिख रहा है कि 33-36 सीटें शायद वो जीत सकती है, हो सकता है उससे 1-2 सीटें ज्यादा जीते। लेकिन असली कहानी तो भारतीय जनता पार्टी का उभार है इस चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने पहले भी कहा, 2 धुरियों पर अपनी चुनाव मुहिम चलाई है। जब वो तेलंगाना राष्ट्र समिति की आलोचना करती है, तब वो विकास के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर और कहां सरकार की नाकामी रही, उन मुद्दों पर उन्होंने उसकी आलोचना की। और जब वो मजलिस की आलोचना करती है, तब उसका लहजा बदल जाता है। अमित शाह ने आरोप लगाया था कि TRS ने मजलिस के साथ एक खुफिया समझौता कर रखा है। अगर उन्हें समझौता करना है तो वो खुलकर समझौता करके सामने क्यों नहीं आते? तो अब ये देखना यह है कि अगर TRS को अपने दम पर बहुमत प्राप्त नहीं होता है हैदराबाद नगर निगम में, तो क्या वो मजलिस के साथ मिलकर सरकार बनाएगी, वहां से मजलिस के साथ मिलकर वहां पर प्रशासन बनाएगी? तो ये सब देखना पड़ेगा। ये जो अहम बात आप बता रहे हैं, और साथ ही ये भी प्रदीप जी कि अगर AIMIM बिहार में 5 सीटें लाकर बहुत खुश होती है, फिर बंगाल के लिए ताल ठोकती है, और जब उसके गढ़ में बीजेपी इतना अच्छा प्रदर्शन करती है, तो अब ये टाइम तो उनके लिए आ गया है कि उन्हें भी पूरी चर्निंग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहाँ पर सियासी जो गणित है वो कैसे बिठाएं। प्रदीप जी। देखिए, मैं अभय जी की बात से सहमत हूँ कि हैदराबाद के आसपास का जो इलाका है, एक खास इलाका है। अगर इस चुनाव की नगर निगम की दृष्टि से ये हिस्सों में बांटा गया है इस नगर निगम के पूरे क्षेत्र को, उसमें 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो MIM के प्रभाव क्षेत्र वाले हैं। 3 पीढ़ियों से उनका प्रभाव है, लगभग 60 साल से जो है वो इस तरह की परफॉर्मेंस करते रहे हैं। और ये उनका वोटर जो है उनको अभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ है। इसलिए ये कहना कि और ये भी याद रखना चाहिए कि पिछले चुनाव में वो 60 सीटों पर लड़े थे, इस चुनाव में सिर्फ 51 सीटों पर लड़े थे। एक बात ये भी दिखाता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है उनकी राजनीतिक समझ अच्छी है। उनको लगा कि बीजेपी के आने के बाद से ये लड़ाई मुश्किल हो गई है, इसलिए जो हमारा समर्थन का जहां आधार अच्छा है उसी पर हम अपने सारे संसाधन लगाए, बजाय इसके कि वो कहते कि हम 150 सीटों पर लड़ेंगे, बीजेपी को जवाब देंगे। इस तरह की बयानबाजी में वो नहीं पड़े। उन्होंने अपनी ताकत को बचाने का काम किया, अपनी ताकत पूरी लगाकर जो उनका प्रभाव क्षेत्र है उसको बचाने की कोशिश की है, और कमोबेश वो उस तरह की सफलता उनको मिलती हुई दिख रही है। उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन हाँ, उनके लिए आगे के लिए निश्चित रूप से चुनौती है। अगर उनके घर में ही इस तरह की चुनौती बनती है, खासतौर से विधानसभा चुनाव में, तो उनकी आगे की राजनीति के लिए मुश्किल हो सकती है। जी बिल्कुल। राजकिरण का भी रुख कर लेते हैं, हैदराबाद से बने हुए हैं। राजकिरण, आपने बीजेपी खेमे से तो दिखाया बहुत खुशी है, संतुष्ट हैं जिस तरह से रुझान आ रहे हैं। AIMIM की तरफ से भी किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं? क्या इस नतीजे को, जो रुझान आ रहे हैं, उससे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, या फिर जो उम्मीद नहीं थी उसे देखा जा रहा है इस वक्त वहाँ?
एआई में एमआईएम के अभी जो नतीजे अभी तक आए हैं वो 20 सीटों में जीतने की दावा करते हैं और कुछ ही 19 से 25 के बीच लीड में है। इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है। मगर यहाँ पर पूरी तरह के तरीके से देखेंगे तो 44 सीट्स जो पिछले टाइम पे एमआईएम जीता था वही 44 सीट अभी वो लोग हासिल करने वाले हैं या क्लियर से एक बात समझ में आ रहा है। पर आगे जाके और वो 51 सीटों में आपके बाहर खड़े हुए हैं, पर आगे वो लोग का दावा है कि और लास्ट टाइम से कंपेयर करें तो और 2 से 3 सीट आगे आने वाले हैं बोलकर वो लोग एक दावा कर रहे हैं। रही टीआरएस की बात, टीआरएस पार्टी ऑफिस में तो जश्न हो रहा है जिस तरह से ये लीड में जा रहा है टीआरएस 70 सीटों के ऊपर, या लोकल चैनल्स की बात है कि 70 सीट के ऊपर जा रहे हैं, लीड पे जा रहे हैं, उसको लेकर काफी जश्न हो रहा है। बीजेपी ऑफिस के पास अभी कार्यकर्ता हल्लू कहकर तो कुछ लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी जश्न का माहौल यहाँ पर भी चल रहा है। पर अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, आधिकारिक तौर पर कुछ क्लियर मैसेज नहीं मिल रहा है कितना सीट किसको आया है, कितना सीट ऑफिशियल तौर पर सिर्फ टीआरएस 5 जीती है और बीजेपी 1 जीती है और एमआईएम 9 सीटें। यानी अभी थोड़ा वक्त है नतीजे आने में, लेकिन उस हिसाब से जो है वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं उत्साह को लेकर। राजकिरण, आपके पास मैं लौटूंगी अपडेट के लिए। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए थे, प्रदीप सर और अभय सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में जो जबरदस्त उलटफेर हो रहा है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए समझते हैं अब यहाँ किस तरह से टीआरएस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अच्छा प्रदर्शन कर रही है टीआरएस, आगे चल रही है और रुझान जो आ रहे हैं उसमें टीआरएस ने बीजेपी से तो बढ़त बनाई हुई है। इस वक्त सत्तारूढ़ टीआरएस 57 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अगर आप बात करें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की तो 37 सीटों पर बढ़त लगातार बनी हुई है। वहीं बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा मिलते हुए दिख रहा है। 51 सीटों पर अब बीजेपी आगे बढ़ गई है, यानी तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पर बड़ी आसानी से बीजेपी पहुंच गई। जो टक्कर था एआईएमआईएम के साथ उसमें बीजेपी आगे निकल गई है। वहीं कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर आगे चल रही है। नुकसान हो गया कांग्रेस को, 4 सीटों पर आगे चल रही थी लेकिन अब 3 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी ने जिस तरह यहाँ चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी उससे थोड़ा फायदा, अब उससे ज्यादा फायदा अब मिलता हुआ दिख रहा है। 2016 चुनाव में बीजेपी को महज 4 सीटें मिली थी। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा फायदा बीजेपी को मिला है। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर हैदराबाद में लगा दिया था, लेकिन ओवैसी के गढ़ में पैर जमाने के लिए बीजेपी ने पहली बार किसी नगर निगम चुनाव में अपनी सारी ताकत झोंक दी। गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ समेत बड़े नेताओं ने वहां प्रचार किया। सभी स्टार प्रचारकों को हैदराबाद के निकाय चुनाव में देखा गया और उसका फायदा भी बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।